अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सेकंड पार्ट है ऑर्थोपेडिक नर्सिंग का, हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिससे हम ये पता लगाएंगे कि मस्कुलोस्केलेटल में कौन सी डिजीज़ है, कौन से काज की वजह से हुई है। तो उनमें जो मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो है आर्थ्रोसेंटोसिस। ये क्या है? ये अ नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द जॉइंट कैप्सूल एंड फ्लूइड एस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, जॉइंट के अंदर एक नीडल को इंसर्ट करते हैं जॉइंट कैप्सूल में, और वहाँ से जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एस्पायरेट करते हैं बाहर। उसके बाद में हम लैब में ले जाकर वहाँ से उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है और किसकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो अकर हुई है। कौन कौन सी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है? नंबर वन इज़ डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस में हम इसको यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन साइनोवियल फ्लूइड। उसके अलावा थ्योरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड। अब अगर जॉइंट कैप्सूल में एक्सेसिव अमाउंट में साइनोवियल फ्लूइड हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम आर्थ्रोसेंटोसिस यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक प्रोसीजर हो गया। देन सेकंड है आर्थ्रोस्कोपी। ये क्या है? इट इज़ द इंटरनल इंस्पेक्शन ऑफ जॉइंट। सबसे पहले हम जॉइंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करते हैं इंटरनली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज आर्थ्रोस्कोप। को किसकी मदद से? आर्थ्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से हम जॉइंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करते हैं। इट इज़ थिन फाइबर ऑप्टिक व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इंसर्टेड इन जॉइंट थ्रू अ स्मॉल इंसिशन इन द जॉइंट। ये एक थिन फाइबर ऑप्टिक व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसर्ट किया जाता है जॉइंट के अंदर एक स्मॉल कट देकर जॉइंट के ऊपर। ओके, उसके अलावा आफ्टर आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर जो लेग हैं वो एलिवेट किए जाते हैं विदाउट फ्लेक्सिंग द नीड। उसके बाद अ कोल्ड पैक इज प्लेस्ड ओवर द बल्की ड्रेसिंग कवर्ड द साइड वेयर आर्थ्रोस्कोप वाज इंसर्टेड। आर्थ्रोस्कोप के बाद आपने उसकी लेग को एलिवेट करना है विदाउट फ्लेक्सिंग नी, और बाद में एक कोल्ड पैक जो है वो वहाँ पर आपने अप्लाई करना है जहाँ पे हमने पहले आर्थ्रोस्कोप वाला प्रोसीजर किया था। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग की हुई है, ड्रेसिंग के ऊपर आपने कोल्ड पैक को अप्लाई करना है। ओके, ये क्या करेगा? उसके पेन को भी रिड्यूस करेगा, प्लस में जो ब्लीडिंग है उसको भी कम करेगा। देन लास्ट में आपने एडमिनिस्टर करना है क्या? एनाल्जेसिक, अगर नीडेड है। अगर नीडेड नहीं है तो आपने नहीं यूज़ करने। ओके, तो ये था आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर। देन है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, जिसको सिंपल में हम डेक्सा बोलते हैं। इसमें हम बोन डेंसिटी को एग्जामाइन करते हैं। बोन डेंसिटी एग्जामिनेशन आर डन टू एवेल्युएट बोन मिनरल डेंसिटी, BMD जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको एग्जामाइन करने के लिए हम डेक्सा टेस्ट यूज़ करते हैं। एंड आल्सो एवेल्युएट डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन होते हैं उसमें अंदर पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो भी मिनरल्स वो कम होना स्टार्ट होते हैं और वो बोन से शेड होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो बोन है उसमें पोर्स बन जाते हैं, जिस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ की डिग्री को इवेल्युएट करने के लिए भी हम डेक्सा को यूज़ करते हैं। ओके, देन है स्केलेटल एक्सरे। स्केलेटन का आपने एक्सरे करवाना है, CT स्कैन एंड MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दीज डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रामेटिक डिसऑर्डर। ये सारी जो टेस्ट हैं ये किसके लिए आपको हेल्प करती हैं? जो ट्रामेटिक डिसऑर्डर है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, सच एज मेलिग्नेंट बोन लेजन हो गया, जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी, कैल्सिफिकेशन हो गई, या फिर कोई डिजेनरेटिव चेंजेस है, या ऑस्टियोपोरोसिस है, या कोई भी जॉइंट डिजीज़ है। इनको डायग्नोज करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्केलेटल एक्सरे, CT स्कैन और MRI का यूज़ करते हैं। CT स्कैन इज़ बेटर फॉर शोइंग बोन एंड जॉइंट टिश्यू, ब्लड क्लॉट एंड सम ऑर्गन इंजरीज, वाइल एंड MRI इज़ बेटर फॉर इन्फ्लामेशन, टोन, लिगामेंट, नर्व एंड स्पाइनल प्रॉब्लम एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो CT स्कैन है वो बेटर है किसके लिए? बोन्स को शो करने के लिए, जो भी जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं
उनको दिखाने के लिए ब्लड क्लोट्स और कुछ ऑर्गन इंजरीज को दिखाने के लिए सीटी स्कैन बेटर है। लेकिन जो एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है वह किसके लिए बेटर है? इन्फ्लामेशन को आप इससे देख सकते हैं, जो भी लिगामेंट टोन यानी लिगामेंट में ब्रेकडाउन आ गई है उनको देख सकते हैं, नर्व और स्पाइनल प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, प्लस में जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी वगैरह है उनको आप देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एमआरआई। ओके, देन है बोन स्कैन। बोन स्कैन क्या है? यूजेस इंट्रावीनियस इंजेक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड टू डिटेक्ट अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाय द बोन। इसमें हम क्या करते हैं? इंट्रावीनियस इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेडियो न्यूक्लाइड। इससे हम क्या पता लगाते हैं कि जो बोन है उसने कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अपटेक किया है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम बोन स्कैन करते हैं। द रेडियो न्यूक्लाइड इज टेकन अप इन एरियाज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अब जो रेडियो न्यूक्लाइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे टेकन अप होगा? जहाँ पे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगी, विच अकर्स ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा यानी कैंसर इन दी बोन, और उसके अलावा मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ और ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये वो सारी डिजीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? रेडियो न्यूक्लाइड का अपटेक होगा, क्योंकि इन डिजीज़ में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सार्कोमा भी एक कैंसर है, कैंसर के लिए ज़्यादा सेल्स की हमें नीड होती है, तो उन ज़्यादा सेल को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, इसीलिए ये वो सारी कंडीशन है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में रेडियो न्यूक्लाइड अपटेक होगा और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इनमें से डिजीज़ को। ओके, देन उसके बाद है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट भी की जाती हैं मस्कुलोस्केलेटल में, कोई भी अगर डिसऑर्डर डिजीज़ वगैरह हो उनको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम क्या पता लगाते हैं? टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड एनीमिया। सीबीसी में हमें इन्फेक्शन का पता लगता है, इन्फ्लामेशन का पता लगता है और एनीमिया का भी पता लगता है। किस तरह से? सीबीसी क्या है? ये कंप्लीट ब्लड काउंट है जिसमें हम वाइट ब्लड सेल्स को भी देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स को भी देखते हैं, प्लेटलेट्स को भी देखते हैं। ओके, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा, ठीक है, उसकी हमें तादाद इंक्रीज़ मिलेगी। उसके अलावा बेसोफिल और साइनोफिल्स ये सारे इंक्रीज़ मिलेंगे जब इन्फ्लामेशन होगी, और उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो हमें डिक्रीज़ मिलेगी जब एनीमिया होगी। ओके, तो इस तरह से हम इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट सीबीसी। देन है सेकंड अल्केलाइन फॉस्फेट, जिसको हम ALP बोलते हैं। ये यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई बोन डिजीज़। बोन डिजीज़ को आइडेंटिफाई के लिए ये यूज़ होती हैं, सच एज इंक्रीज बोन कैंसर हो गई, पैगेट डिजीज़, हीलिंग फ्रैक्चर, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वीक होते हैं, उनको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस ये इम्यून सिस्टम की वजह से यानी ऑटो इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से रेमेटॉइड आर्थराइटिस अगर होती हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्केलाइन फॉस्फेट को यूज़ करते हैं। देन लास्ट उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बोन्स में। सो इट डिक्रीज विथ लेक ऑफ इनटेक कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक। अब ये किसकी वजह से डिक्रीज हो सकती है? लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपने इंटेक्ट की है और उसके अलावा आपने विटामिन डी का इंटेक्ट भी कम किया है, इसकी वजह से कैल्शियम डिक्रीज हो सकती है। उसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपका माल एब्जॉर्प्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो कैल्शियम आप ले रहे हैं लेकिन वो अपटेक नहीं हो पा रही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से, जो कि क्या करेगी? आपके बोन्स को सॉफ्ट करेंगे, और सॉफ्ट बोन्स की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलाइशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलाइशिया के बाद क्या होगा? पेन और वीकनेस होगी। सो इट इंक्रीज इन बोन कैंसर एंड मल्टीपल फ्रैक्चर। जो कैल्शियम है वो बोन कैंसर और मल्टीपल फ्रैक्चर में इंक्रीज हो जाती है। देन है रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको हम RF बोलते हैं। ये यूज़ होता है टू डायग्नोस रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
रोमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर RF पॉजिटिव है तो इट मीन्स उस पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स उसको नहीं है। देन है सीरम यूरिक एसिड। अब सीरम यूरिक एसिड आल्सो हेल्प करता है टू डायग्नोस एंड मॉनिटर गाउट। अब गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड की लेवल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आकर होता है, गाउट होता है। ओके, तो इसीलिए हम सीरम यूरिक एसिड को भी चेक करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और इसकी पैनिक लेवल अगर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गई तो ये पैनिक लेवल है। ओके, देन नर्सिंग केयर क्या हो सकती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाले पेशेंट्स के लिए। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड एनी स्पेशल प्रिपरेशन नीडेड। आपने पेशेंट को जो भी प्रोसीजर आपने करना है वो एक्सप्लेन करना है, और जो भी स्पेशल प्रिपरेशन करनी है, नीडेड है आपको, वो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। देन असेस फॉर मेडिकेशन यूज दैट मे अफेक्ट लैब टेस्ट आउटकम। आपने उन मेडिकेशन को असेस करना है जो आपकी लैब टेस्ट और आउटकम्स को, जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए आपने उन मेडिसिन्स का खास ख्याल रखना है और उनको असेस करना है। देन सपोर्ट पेशेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज नीडेड। आपने एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट को सपोर्ट करना है जितना हो सके उतना। ओके, देन इंश्योर कंसेंट फॉर्म इफ़ रिक्वायर्ड। कंसेंट फॉर्म क्या है, ये वो फॉर्म होता है जिससे हम पेशेंट और उसके फैमिलीज़ की सिग्नेचर्स लेते हैं जब कोई प्रोसीजर होता है, सर्जरीज़ वगैरह होती हैं, उनके लिए कंसेंट फॉर्म होता है, तो आपने वो भी कर लेना है अगर रिक्वायर्ड है। देन लास्ट में मॉनिटर करने हैं रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट। जो भी आपने टेस्ट किए हैं उसके रिज़ल्ट आए हैं उनको आपने मॉनिटर करना है। ओके, सो ये कुछ मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर थे जिसकी मदद से आप मस्कुलोस्केलेटल में जो भी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।